धर्मयुग में 70 के मध्य में ही पूरे पूरे पेज पर छपा करते थे पिताजी। धर्मवीर भारती जी का बड़ा स्नेह हुआ करता था। अभी अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट किया है, भोजपुरी में है। अच्छा, भोजपुरी में? क्या बात है। वीरांगना के नाम से। अच्छा अच्छा। तो प्रीव्यू में है, अभी वो फिल्म रेडी हो गई है। लेकिन खास बात है, मेरा फिल्मी सफर जो है वो कैलाश जी से जुड़ा हुआ है। अरे क्या बात है। भारत में आपका भ्रमण इतना होता रहता है कि अगर उस सबकी दूरी को जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है साल में आप जितना दौड़ते हैं तो सीधे चंद्रमा तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ ऐसे विराट पुरुष हैं जो हमारे दोस्त नहीं हैं। अब दोस्त क्यों नहीं हैं और फिर क्यों हमारे साथ हैं, ये प्रश्न विकट है, लेकिन जवाब इसका उतना ही सीधा और सिंपल है कि दोस्त ये हमारे इसलिए नहीं हैं कि इनके पिताजी हमारे दोस्त हुआ करते थे, स्वर्गीय कैलाश गौतम जी। उनको इलाहाबाद में आने पे गंगा को याद करो, गंगा के दर्शन करो, संगम के दर्शन करो। उसी तरह से यहाँ पे जब कभी आप इलाहाबाद आएँ और जन कवि कैलाश गौतम जी को याद न करें तो आपका इलाहाबाद का तीर्थाटन पूरा नहीं होता है। और हम लोग तो आज हमारे साथ, हमारे बीच कैलाश जी नहीं हैं, तो हम लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं श्लेष को बुला के। हम लोग श्लेष में कैलाश जी को देख लेते हैं। तो श्लेष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार प्रिय बड़े भाई राजेश जी। तो श्लेष जी, आप हिंदुस्तान के जो टॉप कवियों की लिस्ट है उसके अंदर आप शामिल हैं। इलाहाबाद का नाम देश विदेश में आप कर रहे हैं। समस्त भारत में आपका भ्रमण इतना होता रहता है कि अगर उस सबकी दूरी को जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है साल में आप जितना दौड़ते हैं तो सीधे चंद्रमा तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर उसका फायदा शरीर को होता रहता तो और अच्छा लगता। नहीं, शरीर को भी फायदा हुआ है। थोड़ा सा दौड़ने के क्रम में आपका शरीर थोड़ा हल्का हुआ है और जेब भारी हुई है। बहुत नजर रखते हैं भाई आप। नहीं भाई, जेब भारी होती है तो नजर इसलिए हम लोग रखते हैं कि एक तो खुशी होती है। हाँ, और अपनों की नजर भी नहीं लगती। और उस खुशी के चक्कर में अपना वेट बढ़ जाए, ये तमन्ना रहती है कि जेब आपकी मोटी हो रही है, हम खुश हो जाए, हमारा 2-4 बोतल खून बढ़ जाए। जी भाई, जी भाई। और जो छोटे होते हैं खास तौर से, उनकी उन्नत से तो कमाल होता है, बहुत अच्छा लगता है। आज आप नेट से लेके टेलीविज़न तक सब जगह छाए हैं। हमको ध्यान है जब शुरू में यूट्यूब आपने ज्वाइन नहीं किया था, फेसबुक आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो आप कितने उत्साह से बताते हैं, राजेश भाई मैं ये सब कर रहा हूँ, देखो क्या होता है इसका। और हुआ। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमारा ये जो शब्द रंग चैनल है, बेसिकली हम यादों को सजोते हैं, बातों को सजोते हैं। और साथ साथ जो एक कहावत है ना कि अगर हम अपनों को दूर तक पहुंचाते रहें, दूर तक लेके जाएं, और कुछ ऐसी बातें जो आम टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं हो पाती हैं, कुछ घरेलू बातें, कुछ घरेलू कविताएं, कुछ जो है एक इजी मोड में हम लोग कोई ये पॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम लोग बतियाएंगे और आप लोग उसका आनंद लीजिएगा। तो श्लेष भाई, सबसे पहले पापा की बात। बिल्कुल। पिता कैलाश गौतम जी के लिए मैं तो कुछ भी कहूँगा कम होगा, क्योंकि ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे पिता जनकवि कैलाश गौतम जी हैं, कीर्तिशेष कैलाश गौतम जी 2006 9 दिसंबर को दिवंगत हुए। 1944 में उनका डिग्घी गांव है जो कि अब चंदौली ज़िले में है, तब के बनारस में था जी। तो वहीं से इंटरमीडिएट की शिक्षा ली उन्होंने, फिर BHU से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA किया, गोरखपुर विश्वविद्यालय से B.Ed किया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने परास्नातक किया, हिंदी में MA किया मतलब।
और डीफिल में रिसर्च में एनरोल हुए, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं के कारण कर नहीं पाए। और फिर 1967 से इलाहाबाद, तब का इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो आकाशवाणी इलाहाबाद से 1967 से पिताजी जुड़े। 2004 में वो सेवानिवृत्त हुए और 2006 में निधन हुआ। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने कविता की, साहित्य की, गद्य पद्य दोनों में समान रूप से तय की, वो आज पूरा जगत जानता है। इस साल के कुंभ में आप देखिए, 2025 के कुंभ में कैलाश जी को तो दिवंगत हुए, कीर्तिशेष कैलाश जी को दिवंगत हुए 19 वर्ष हो रहे, लेकिन रील पे सबसे ज्यादा अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला अभी आज ही, मतलब इसी दरमियान मेरी बात सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी से हो रही थी। तो मैं तो जो करूं अपनी जगह, वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए कितनी गर्व गौरव की बात होती है कि जब वो उस पते को, मेरे आइडेंटिफिकेशन को, वो कैलाश जी से आता है। तो पिताजी का मतलब मुझे लगता है हर समय और हर जगह पिताजी कैलाश गौतम जी मौजूद हैं। तो वो नाम ले रही थी इसी तरह की, कैलाश जी को इतने आदर से मालिनी जी याद कर रही थी, और अमावस्या का मेला को विशेष रूप से वो भी उल्लेखित कर रही थी। धर्मयुग में 70 के मध्य में ही पूरे पेज पर छपा करते थे पिताजी। धर्मवीर भारती जी का बड़ा स्नेह हुआ करता था उस दौर के तमाम साहित्यकारों का, उनके दोहे, उनकी कविताएं, उनके गीत, सब कुछ। और कचहरी कविता, पप्पू की दुल्हन कविता, अमावस्या का मेला, और कुर्सी कविता, गंगा कविता, मतलब कितनी कितनी कविताएं हैं। और नामवर सिंह जी ने उनकी किताब पर, सिर पर आग पर पूरा अपना संबोधन दिया था। दूधनाथ सिंह जी ने, सुविख्यात आलोचक दूधनाथ सिंह जी ने उन पर जो एक भूमिका लिखी थी, जमात से बाहर का कवि, कि किसी खांचे साचे में गौतम फिट ही नहीं होते कैलाश गौतम जी। तो उन पर बहुत कुछ कहा जाएगा। हाँ, मैंने भी 2-4 गीत हुए पिताजी के लिए, लेकिन एक दोहे में पिताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व को रखूंगा मैं, जो कि मैंने लिखा कि धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। अब इतने दोहे मैंने लिखा और लग रहा है मेरे ही दोहा है ये, क्योंकि अगर मैं लिखता कैलाश जी जी तो मैं शायद ऐसा ही कुछ अरे बहुत आभार, बहुत तो हालांकि इस घर पे जहाँ हम लोग बैठे हैं जी वहाँ की स्मृतियाँ बहुत है कैलाश जी के साथ। जी ये एक, अभी आप नीचे वाले कमरे में थे, हाँ। और नीचे के कमरा ही मेरा कमरा हुआ करता है, तो हमारे गेस्ट जितने होते थे वो लोग नीचे ही आते थे, बैठते थे। तो एक बार जो है हमने एसी चल रहा था, तो हमको जाना हुआ, और दरवाज़ा थोड़ा सा गैप रह जाता है, बंद नहीं होता है। तो हमने कहा सर बैठिए आप 10 मिनट के लिए, और मैं आ रहा हूँ, किसी विशेष काम से हमको था। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, अरे हड़बड़ा गए कैलाश जी, कहें दरवाज़ा ले भाई, ये जो है, अच्छा उनको कुछ फोबिया था बंद दरवाजे में रहना जो है। और हमको याद है उनका लाल सा हेलमेट हुआ। हाँ। तो अरे वो मतलब पिताजी, यश भैया ने बल्कि मैं जिक्र भी किया था कि जब पूछा कि ये लाल हेलमेट क्यों, तो क्या कह रहे भाई शहर भर की आग बुझानी होती है। और हम भी कभी कहते थे कि गाड़ी में आइए बैठिए, तो वो कार से भागते थे, कार से भी बैठते थे। हाँ। वो अपनी उसी उनकी जो उनकी पुरानी स्कूटर थी, वो उसी से चलना पसंद करते थे। अच्छा, अभी आप दरवाजे की बात कर रहे थे, तो कैलाश जी जितना जनवादी कवि, जनकवि के तौर पर हैं, प्रेम के दोहे और प्रेम के गीत तो उनके अद्भुत, मतलब वो उस पे हम लोग बात करेंगे। हाँ। अभी क्योंकि हम लोग पूरे ढंग से जो है जी साहित्य पे आने वाले हैं। हाँ, ठीक। लेकिन कुछ यादें याद हो जाए। हाँ, एक बार हमको ध्यान है कि यहाँ से हम लोग कभी कभी निकलते थे कि मलाई खाई जाए। मलाई के शौकीन और रबड़ी के शौकीन होते थे। तो कैलाश जी, हमारे पास स्कूटर करीब बचपन से ही छिन गया था। अच्छा। तो स्कूटर नहीं होता था, लेकिन लोकनाथ चलिए राजेश भाई, लोकनाथ में मज़ा आएगा। तो लोकनाथ जाने के क्रम में आगे आगे उनका स्कूटर, और एक आध कोई बैठे ही रहता था उनके स्कूटर पे, और पीछे पीछे हम भी लगे हैं।
तो वहाँ पे जाना आना और बात करना, और ख़ास तौर से जो है मलाई की दुकान पे, वो हरी के सामने वाली मलाई की दुकान राजेश है। भाई, आप जो कह रहे हैं यही उनका बड़ा मशहूर दोहा, तो जो भारती जी से लेकर के कमलेश्वर जी तक को सबको पसंद था, पूरा पूरा हेडलाइन की तरह आता था कैलाश जी का, कि जब से आया बम्बई तब से नींद हराम, चौपाटी तुझसे भली लोकनाथ की शाम। शाम। तो और थोड़ा सा दुखद अनुभव भी है साथ में कैलाश जी के साथ। 2006 का समय था और शायद जो है ये महीना आने वाला है कुछ ही महीनों में। तो यश मालवी उस समय हमारे घर पे थे। अच्छा अच्छा। अब उसी समय जो है कहीं से फ़ोन से खबर मिली कि कैलाश जी नहीं रहे। अब फ्लैट, छोटे छोटे घर, जुड़े जुड़े फ्लैट। अच्छा, बम्बई में थे आप? बम्बई में हम लोग थे, यश भी बम्बई में ही थे। जी जी जी। तो खबर आई, यश कहे यार यहाँ तो ठीक से रो भी ना पावे, चलो चली जो है कहीं चलो समुंदर के किनारे। तो मैंने गाड़ी निकाला और समुंदर के किनारे गए, और यश भाई की आवाज़ भी माशाल्लाह जो है। और यहाँ बता दें कि यश भाई और यश भैया, हमारे लिए तो यश बड़े भैया है, यश मालवी जी की बात कर रहे हैं, जो सुविख्यात साहित्यकार हैं हमारे प्रयागराज के। तो यश भाई समुंदर के किनारे जो है कहन गुरु हिया रोना ठीक रही, और फिर लहरें हैं, आवाज़ है, उसी के साथ जो है जिस तरह से तेज तेज जो है यश भाई रोए, तो जो जिनके पास लहरों से छन के वो आवाज़ गई होगी तो उसका जो है हृदय पिघल गया होगा। और खैर, यश कैलाश जी इन सब बातों के लिए नहीं जाने जाते। कैलाश जी का कोई भी फोटो, विरला ही कोई फोटो मिलेगा जिसमें उदास दिखते हो कैलाश जी, और उनके जो है जो सामने के अद्भुत दांत थे, और उनकी आवाज़। कैलाश जी की कविता कोई पढ़ ले, कोई गा दे, तो कुछ भी कर लीजिए आप, कैलाश जी की मुंह से जो उनकी कविता थी, आवाज और अंदाज, वो उन्हीं का था। वो उन्हीं का था। आप बड़े से बड़े सिंगर को आप गवा दीजिए। और एक खास बात और है श्लेष जी, मेरे अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट किया है, भोजपुरी में है। अच्छा, भोजपुरी में, क्या बात है। वीरांगना के नाम से। अच्छा अच्छा। तो प्रीव्यू में है, अभी वो फिल्म रेडी हो गई है। लेकिन खास बात है, मेरा फिल्मी सफर जो है वो कैलाश जी से जुड़ा हुआ है। अरे क्या बात है। अरे ये बहुत कम लोग जानते होंगे। एक ऑडियो कैसेट का तो मुझे याद है। बस वही से तो फिल्म अच्छा, का जो है। अच्छा, तो अच्छा। आज मैंने सीरियल भी किया, लिखा भी कई फिल्में, जी। गाने भी लिखे और सब कुछ किया। लेकिन जो फिल्मी जीवन का सफर था वो कैलाश जी के कैसेट से शुरू हुआ, और कैसेट का नाम था पप्पू की दुल्हन। इंडिया टुडे में इस कैसेट की जो है समीक्षा छपी थी। अरे वाह। और जो फिल्मी कोना होता है, तो पहले ही कैसेट में हम लोग जो है फिल्मी कोने में इंडिया टुडे पहुंच गए थे। क्या बात है। और उसके नीचे कोई जो है सनी देओल की कोई फिल्म रिलीज हुई थी। तो सनी देओल के फिल्म में तो ठीक है, सैयद भाषा में बुराई लिखी थी, और हमारी भाषा में हमारे कैसेट के लिए जो है भूर भूर प्रशंसा की गई थी। क्या बात है। तो ये जो फिल्मी सफ़र शुरू हुआ, और उसी के जस्ट बाद कुछ दिनों में कुंभ मेला आया। अब कुंभ में उस समय आज की तरह का कुंभ नहीं था, थोड़ा सा जो भीड़ तो वैसे ही होती थी। 2001 की बात आप कर रहे हो। 2001 की साल। वही महाकुंभ वही था एक तरह से। तो एक में गाड़ियाँ चल जाती थी, अभी तो गाड़ियाँ घुस भी नहीं सकती। उस समय गाड़ियाँ चल जाती थी, चक्कर प्लेट पे हम लोग करते थे, और उसको बेचने के लिए हम लोगों ने करीब करीब 10 गाड़ियाँ लगाई थी। 10 गाड़ियाँ लगाई थी, और 10 गाड़ियों के ऊपर हम लोग यहीं मोहम्मद अली कौन सी जगह है, कोई नहीं, पार्क नहीं, वहाँ तो कपड़े मिलते हैं। अच्छा। चौक में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान और ये सब मिलते हैं। हाँ, है। हाँ, तो उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। मैं एक लक्ष्मण मार्केट है।
लक्ष्मण मार्केट तो मानसरोवर के बगल मानसरोवर से के है, बगल है। और एक जो है मेन चौक में ही गली के अंदर जाके, दिमाग नहीं काम कर हाँ रहा है दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ से हम ढेर सारे स्पीकर खरीद के लाए थे, अच्छा अच्छा। जो बॉक्स वाले स्पीकर होते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उन बॉक्स वाले स्पीकर को हम लोगों ने गाड़ी की छत पे बांध के अच्छा। और अंदर गाड़ी में प्ले करते रहते थे, और पूरे कुंभ मेला में हम लोगों ने खूब कैसेट बेची। अरे वाह। और साथ में खास बात ये था, बेचने का अनुभव जो था, अब कैसे लोग थे जो मतलब सब लोग आम जनता? अरे कैसे? मैं यहीं पे आ रहा अच्छा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। एक मुझको कोई मिला और उसने कहा कि भैया एक कैसेट हमको भी दे दीजिए। वो थोड़े से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं दिख रहे थे, और मेरे ख्याल में अर्निंग नहीं था, वो शायद भीख मांग के काम चलाते थे। लेकिन कैसे? कैसेट उन्होंने भीख में नहीं मांगा। अच्छा ओके। उन्होंने भीख में नहीं मांगा, उन्होंने हमसे कहा कि एक कैसेट आप दे दीजिए। और आज तक मैं ठीक ठाक सेल्समैन रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैंने बेची है, लेकिन अनुभव यह है कि उन्होंने गठरी खोली, गठरी के अंदर से जो है एक कोई और चीज़ खोली, उसके अंदर से एक मोजा निकाला, अच्छा। और उस मोजे में से निकाल के हमको 15 रुपए उन्होंने अरे वाह। दिए, और वो 15 रुपए मेरे पास अभी भी सुरक्षित रखे हैं। अरे क्या वो अद्भुत सेल है। और ये तो हुआ, किसने खरीदा आपने पूछा, तो किसने खरीदा मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ फ़ोन आया राजपाल जी के यहाँ से, ओके। लखनऊ से। उनको कैसेट चाहिए था, अच्छा। उनको सीडी चाहिए थी, तो वो मैंने उनको राजभवन में भिजवाया। तो कैलाश जी को चाहने वालों को आप कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दो घटनाओं से आप जान जाइए कि कैलाश जी जो है क्या था। सही बात। क्या थे। जन कवि इसीलिए थे, जन कवि थे, आम लोगों के जनमानस में जिस तरह थे। लेकिन थोड़ा सा तकलीफ है, और ख़ास तौर से वो इसलिए तकलीफ है हमें कि कभी कभी हम तुलना करते हैं कि हास्य और व्यंग्य में होने के कारण जो है आप जनता में तो लोकप्रिय होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो स्थान कैलाश जी का होना चाहिए था साहित्य में, वो स्थान अभी भी हमें लगता है कि वो स्थान नहीं मिला। उनसे कहीं कमतर कवियों को उनसे बड़ा माना गया है। मैं नाम नहीं लूँगा और लेने का औचित्य भी नहीं है, लेकिन उनको बड़ा कवि माना गया। और कैलाश जी का जो वो कहते हैं ना कि रचना संसार है, और उसमें जितनी विविधता है, और कभी कभी तो ये लगता है कि अमावस्या के मेले के नीचे कैलाश जी का जो है वो दब के रह गया पूरा का पूरा साहित्य। कैसे हम लोग करें कि कैलाश जी के साहित्य को हम लोग और भी साहित्य को हम लोग जो है आगे ले जा पाएँ, इसके लिए कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक बड़की भौजी उनका एक सीरीज थी, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह का चल रहा है आज का समय, उसमें बड़की भौजी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक होगी। लेकिन इसलिए से मैं कैमरे के सामने इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनसे मैं पिछले जो है 7-8 साल से बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल राजेश भाई, और ये व्यस्त रहते हैं इसलिए दे नहीं पाते हैं। है। तो दर्शकों आप लोग भी सुनिएगा, और श्लेष को जो है कमेंट में लिख के इसको परेशान कर दीजिएगा। नहीं, उसके लिए मैं बताऊं कि ईश्वर की कृपा से पिताजी का संपूर्ण साहित्य गद्य और पद्य जी लगभग वो लोक भारती राजकमल प्रकाशन से वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ था, और उसके संपादन का दायित्व मेरा था, तो मेरे ही संपादन में हुआ जी। तो उसमें अच्छा दूसरा उसमें खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, वो सब है, गद्य पद्य सब है, और ये सब जो सीरीज वगैरह लिखे तो वो सारी चीजें हैं राजेश भाई। अच्छा। वो हाँ मैं आपको फिर संग्रह ला के दे दूंगा, और वो बड़ा चर्चित संग्रह है, वो 3 भाग में है लोक भारती प्रकाशन राजकमल से। कैलाश गौतम समग्र खंड 1, खंड 2, खंड 3 मेरे ही संपादन में 2017 में आया, तो उसमें सब कुछ है। वो किताब मैं आपको हमने देखी भी है, और लोक भारती से ले भी लूंगा। हाँ वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये चीज हमको पता नहीं था। हाँ है सब उसमें, इसीलिए भोजपुरी भी है, अवधी भोजपुरी और खड़ी बोली। दूसरा
ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो उनका समग्रता मूल्यांकन होना, इस पर देश के सारे बड़े प्रमुख विद्वानों ने इस पर बात की है। पीछे प्रोफेसर बद्री नारायण जी ने, प्रोफेसर राजन कुमार जी ने, फातमी साहब ने, मतलब यहाँ और भी जो देश के बड़े विद्वान हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं, उन लोगों ने कहा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें भी उन्होंने भी एक बात लिखी है कि किसी का समग्रता में या निष्पक्षता से, समग्रता और निष्पक्षता से मूल्यांकन होने में कम से कम 50 साल लगते हैं, क्योंकि तब तक जो है ना वो जिसे कहते हैं कि एक लोग जो कुछ पक्ष की बात कर सकते हैं, एक लोग जो है खामखा विरोध की बात करते हैं, तो ऐसे तमाम लोग तब तक हट जाते हैं जी। तब वो माहौल बनता है जो उनसे सीधे जुड़े लोग बहुत कम रह जाते हैं जी। फिर थोड़ा माहौल ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि फिर किसी को सीधा ना कोई बेनिफिट है, कोई नुकसान वाली बात आती है, ठीक है ना। तो ये दिनकर जी भी बहुत पहले लिख के गए, तो काम हो रहा है राजेश जी। कार्यक्रम होते हैं, उन पे बहस होती है, उन पे चर्चाएं होती हैं, साल में उनको लेकर के और भी सेमिनार कार्यक्रम, काव्यकुंभ कार्यक्रम होता है, कविताओं का होता है। देखिए, कैलाश जी इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने मंच और मैगजीन के बीच पुल का काम किया जी, एक सेतु की तरह काम किया। और आप जिधर इशारा दे बिल्कुल सही है। आज ऐसी स्थिति है कि जो अब कहा जाता है मुख्य धारा और सारी चीजें वो अपनी जगह हैं, कि जो उधर के कवि हैं वो मंच के कवियों को, जिनके पास लोकप्रियता है या जो लोगों के बीच पॉपुलर, उनको कभी नहीं मानते, उनको कभी नहीं ठीक। मानते। अच्छा, और दूसरा एक इधर भी है दिक्कत कि जो मंच के लोग हैं वो उन लोगों के बारे में जानते नहीं, ना पढ़ना चाहते हैं जी। अब देखिए, दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। नामवर सिंह जी का मुझे संवाद याद आ रहा है, पिताजी पर बोल रहे थे कैलाश गौतम जी के काव्य संग्रह सिर पराग पे, इसी हिंदुस्तानी अकेडमी में ममता कालिया जी भी मौजूद थी, सब कुछ मुझे याद आ रहा है। तो वो उन्होंने भी दोनों पक्षों को कहा था। उन्होंने कहा, एक तरफ जो सो कॉल्ड मुख्य धारा वाले कहते हैं वो ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं एकदम सर दुख जाए, इतनी लंबी, और क्या क्या अल्लम गल्लम कुछ भी लिख रहे हैं। तो वहीं मंच की भी कुछ दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं मैं मंच का हूँ, मैं भी मंच पे इतना जाता हूँ और सब कुछ है। मंच पर भी मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कविता नाम की कोई चीज नहीं है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। मंच पर एक से एक अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग और भी मंच देखिए सबसे त्वरित और सबसे प्रभावशाली माध्यम है संवाद करने का। हो सकता है अभी शाम को कोई घटना हो रही है और उसी शाम को किसी मंच पे, देश के अलग अलग मंचों पे हमारे कवि लोग बहुत अच्छा लिखते हैं जी। और देखिए राजेश जी, पिताजी की कुछ सीख रही है, वो मैंने भी फॉलो किया कि गद्य पर भी अपना अधिकार रखो। हम लोगों ने 4-6 साल कॉलम, मैंने भी कॉलम राइटिंग की अखबारों में, जागरण, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दिल्ली न्यूज एक्टिविस्ट, और भी पत्रिकाओं में छपने छपाने का सिलसिला रहा। और मेरा भी ऐसा मानना है कि कविता तो भाई कविता होती है, ठीक। हमारे भाषा का संस्कार जिंदा रहना चाहिए। कविता का जो अगर शिल्प की बात करें, कविता के तत्व की बात करें, वो मौजूद हो, और क्षरण हर ओर है पर बेहतरी की गुंजाइश भी और है। किसी ने कहा है ना, बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। तो व्यक्ति हो, संस्था हो, समाज हो, विधा हो जी, निरंतर सतत उसमें उत्तरोत्तर सुधार की संभावना बनी रहती है। और ये अगर होता रहेगा तो अच्छा है। मंच भी आवश्यक है और उधर जो लोग लिख रहे हैं आवश्यक है, वो भी दोनों। बल्कि मैं उर्दू के मंचों पे, उर्दू की तरफ कम देखा जाता है। वहाँ जो मंच से सुने जा रहे हैं वो लिखत में भी वो सुने पढ़े जा रहे हैं। यहाँ वो चीज का अंतर क्या है, विभाजन, स्पष्ट विभाजन है, मुझे भी दिखता है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है। जो लोग अगर कहते हैं मुख्य धारा उधर है, तो उनको भी इन कवियों को सुनना चाहिए। इनके पास भी बहुत अच्छी भाषा है, इनके पास भी कविता के वो तत्व है, इनके पास कविता कहने का तरीका है। भाई आम जनमानस, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और जनमानस से ही चीजें चलेंगी जी। भाषा की सरलता, भाषा की स्पष्टता, फिर कविता के वो तत्व जो आम जनमानस को छुए तो वो भी उनको पसंद आती है, ठीक है। तो एक सामंजस्य होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, तो जाएगा। और बाकी कैलाश जी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी कुछ कविताएं इतना हो गई, तो जिसे कहते हैं ना कि ओवर पॉपुलर हो जाना, तो उसमें बाकी चीजों पर ध्यान नहीं जा पा रहा है। आप सही कह रहे हैं। एक कवि सम्मेलन की आपने बात उठाई, तो कवि सम्मेलन पे बात कर लेते हैं। बाहर की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन अब जैसे हमारे अल्लाहपुर में या जीरो रोड में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, और यहाँ पे हम लोग देखते थे कि रात को कवि सम्मेलन शुरू होते होते थोड़ा समय तो लग जाता था, लेकिन तकरीबन जो है जब वहाँ से लौटते थे तो 3-4 बजे हम लोग
5 बजे के आसपास वो भोर वो किरण फूट ही जाती थी। किरण फूट ही हाँ, जाती बिल्कुल आप थी। सही कह रहे हो। हमको ध्यान इसलिए है कि हम भोर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 4 बजे के आसपास एक कवि सम्मेलन था, आपके पापा भी थे, तो वहाँ पे नीरज जी भी आए हुए थे। तो नीरज जी को कोई बस लेना था या कुछ करना था, तो मैं नीरज जी को जो है छोड़ने बस अड्डे पे गया और बीड़ी सुलगाई गई रास्ते में बल्कि क्या, मंच से उतरते ही सबसे पहली डिमांड ये थी कि व्यवस्था रखिएगा। तो व्यवस्था थी जेब में, तो पहले तो जो है बीड़ी और फिर उसके बाद जो है हम लोग गए। मेरा कहने का वो उस पार्टिकुलर कवि सम्मेलन याद आ गया, इसलिए बीड़ी याद आ गई, नीरज जी की बात याद आ गई। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कवि सम्मेलन क्या अब इतने उबाऊ हो गए हैं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा चलते ही नहीं, या वक्त की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। पहले तो श्रद्धेय नीरज जी को प्रणाम। बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ बहुत से मंचों पे रहा। मेरी किताब में नीरज जी ने भूमिकाएं लिखी, उनका आशीर्वाद रहा। और नीरज जी का संदर्भ चला है तो उनका एक दोहा पढ़ ही दूं कि ये नीरज जी का है। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो उन्होंने कितने, देखिए कहाँ पर कवि को वो रख रहे हैं या कवि कहाँ है। अब आपने बात कही मंच पर क्या कि कम हो गया। नहीं राजेश जी, ऐसा नहीं है। देखिए हर समय अपने साथ कुछ न कुछ एक परिवर्तन लाता है और कुछ थोड़ा सा अलग होता है, कुछ सरोकार बदलते हैं। जिस समय एक समय सम्मेलन न सिर्फ कला साहित्य संस्कृति के संदर्भों को लें या मनुष्य के उस संदर्भों को लें, तो उससे उसको जीवन का रस और रंग मिलता था जी। उसमें जीवन राग था। उन कविताओं से उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगती थी। उन कविताओं से उसके अंदर नैतिकता का बोध बनता था। उन कविताओं से सामाजिक सामंजस्य और संतुलन बनता था। उन कविताओं से प्रेम के संदर्भों को रेखांकित करता था। उन कविताओं से वो अपने आप को प्रेरणा देता था। कहने का अर्थ है कि कविता, उन कविताओं से वो अपने महापुरुषों को, देवी देवताओं को, ईश्वर को, समस्त ब्रह्मांड को, सबसे जोड़ता था, प्रकृति को जोड़ता था। ठीक। और साथ ही साथ इतना सब कुछ होने के बाद कविता मनोरंजन भी देती थी। जी। ठीक, आप बात समझ रहे ना। और उस समय कितने साधन थे, गिने चुने साधन थे, इतना सब कुछ तो था नहीं। तो सम्मेलन एक बड़ा आयोजन होता था और दर्शकों की खास, जिसे आप कह लें कि उनकी मांग पर सेकंड थर्ड राउंड तक होता था कि इन कवि को हमें दोबारा सुनना है। या तो वो वरिष्ठ होते थे जी, जैसे बात आपने की, नीरज जी रहे हों, बच्चन जी रहे हों, बात के दौर में और भी एक से एक बड़े कवि रहे हों सारे, उनकी अगर हम लोग बात करें, कवि शायर जो भी। और या तो जो लोग, भाई कई बार तो बहुत नए बच्चे, नए शायर शायरा, नए कवि कवित्री, वही बहुत अच्छा पढ़ देते थे। तो ये होता था कि भाई एक राउंड और पढ़ाओ। ठीक। अच्छा, समयाभाव इस तरह का नहीं था, लोगों की जरूरतें बड़ी सीमित थी, उनके काम धाम का तरीका भी था कि आराम करना। और सम्मेलन में हर रस रंग, मतलब पूरे एक लिस्ट बना करती थी। हाँ, कि ऐसा है वैसा है, वीर रस पढ़ेगा, देशभक्ति पढ़ देगा, ये प्रेम पढ़ेगा। हाँ, पूरे डिब्बा में हाँ सब कुछ होता था। 4 ठो चमचम और 4 ठो रसगुल्ला, हाँ ये सब होता था। पूरा एकदम बारात की तरह स्वागत भी होता था। पंचमेल। आपको याद होगा कि तब कोई ऐसे होटल के संदर्भ नहीं होते थे, कवि मित्रों के यहाँ लोग रुका करते थे, घर खाना खाते थे, उससे एक फैमिली बॉन्डिंग भी रहती थी। लोग एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते थे। अच्छा बिटिया किस कक्षा में गई, अच्छा बेटा क्या कर रहा था, क्या ब्याह हो गया, अच्छा उसके यहाँ बच्ची, मतलब वो परिवार, वो इतने जुड़े थे कवि लोग एक दूसरे परिवार से कि उनके बच्चों के उनके ससुराल और मायके भी आना जाना रहता था। अब ऐसे समझ लीजिए। हाँ। फिर समय भागा, साधन बदल गए, डिजिटल युग आ गया, तो बहुत सारी चीजें। अब वो सिर्फ परंपरागत कवि सम्मेलन नहीं है, उनसे ज्यादा तो महाविद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय कराते हैं, तकनीकी संस्थान कराते हैं, मेडिकल संस्थान कराते हैं, और बहुत से नए लोग आ गए हैं। तो कुछ सरोकार बदला, कुछ समय बदला राजेश भाई, ठीक है। तो अब वो होता क्या है कि किसी एक इवेंट की तरह होता है, ये 2.5-3 घंटा 4 घंटा। वो देखिए, लेकिन अगर आप संस्थान में जा रहे हैं किसी, और किसी जो है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो बच्चे हैं तो भीड़ रहेगी ही, हो जाती है। लेकिन
आप तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि भीड़ कम हो गई? ऐसा कई बार लगता है, लेकिन ऐसा लगता है तो उसके बाद फिर अगली बार कहीं जाते हैं तो देखते हैं फिर भीड़ आ गई। अच्छा। हाँ, बाकी देखिए ये बात सही है कि अब इसके पीछे देखिए बहुत कारण हो सकते हैं। नहीं देखिए, एक कारण अभी मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, अभी हमारे स्टूडियो में बुद्धनाथ मिश्र जी आए थे। बुद्धनाथ मिश्र जी ने कहा कि बंगाल में वो रहे हैं काफी, बहुत लंबे अरसे का एक्सपोजर बनारस है। रहे, बंगाल रहे जी, तो बोल रहे थे बंगाल में बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, उनके माता पिता भी उनको हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते। उसका हिंदी से उनका विरोध नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जो पाठ्यक्रम में कविताएं हैं, वो पाठ्यक्रम की कविताएं जो है अगर आप बंगाल के स्टैंडर्ड से देखें तो बड़ी घटिया कविताएं हैं। वो घटिया कविता का संस्कार ही नहीं देना चाहते अपने बच्चों को। तो क्या, जैसे आप लोग कवि हैं और पूरे देश में जाने जाते हैं, तो पूरे देश में जो जाना जा रहा है कवि, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि कविता के स्टैंडर्ड को ऊंचा करिए? अयोध्या प्रसाद हरिओम और हरिऔध और श्याम नारायण पांडे जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला महादेवी, इन लोगों को, कैलाश गौतम जी, सब लोग हैं। इन लोगों को हम लोगों ने पढ़ा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों ने पढ़ा, राम कुमार वर्मा जी को पढ़ा, जगदीश गुप्त जी को पढ़ा। जगदीश गुप्त जी उस समय हम लोग के कोर्स में नहीं थे, और हम लोग तो सोहनलाल द्विवेदी को पढ़ा, सोहनलाल द्विवेदी को दिनकर जी को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा, बीती विभावरी जागरी, आंसू है, बहुत कुछ। तो उस समय की हिंदी कविता, जो उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, बल्कि हमको तो सुनने में ये भी आया कि जब बच्चन जी ने साधारण भाषा में कविता लिखना शुरू किया जो है, तो उनकी आलोचना हुई कि भाषा में ये लफंगता ला रहा है। खैर, वो बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम ऐसी हिंदी कविता जो पुरानी है, तो पुरानी से हम अच्छी कहें, और अच्छी न भी कहें तो उनके स्टैंडर्ड पे हम लोग जो है टिके रहें? इस पर मैं कहना चाहता हूँ, और बुद्धनाथ चाचा जी को प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत सौभाग्य रहा, अभी तो हाल फिलहाल में कई जगह हम लोग मंच पे साथ रहे। उन्होंने जो बात रखी, बिल्कुल उनके अनुभव की उन्होंने सही बात रखी। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। खिलाड़ी मैदान पे खराब खेल रहा है तो इसके पीछे चयनकर्ता की भूमिका नहीं है? हो सकती है। अगर खिलाड़ी खराब है तो अच्छा कैसे खेलेगा? जी, ठीक है ना। तो जब कोई लिख ही खराब रहा है तो उसको आगे आप बढ़ाओगे तो अच्छा कैसे दिखेगा? तो ये जिम्मेदारी उन पर भी है जो चुन रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन सी कविता जाएगी? नहीं, ये तो देखिए ये बड़ा शाश्वत सा बहाना है। अगर कोई फिल्म मेकर खराब फिल्म बनाता है तो कह देता है कि दर्शकों को दर्शक यही चाहते हैं। हम उस पर नहीं जा, फिल्म के संदर्भ पे नहीं जा रहा हूं। नहीं, कविता का भी संदर्भ यही है। देखिए, एक फिल्म के बनने में बहुत सारे लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं राजेश भाई। कविता के संदर्भ में कम से कम एक आदमी है जो सोच रहा है, लिख रहा है। मैं थोड़ा सा दूसरी बात कह रहा हूँ, आप समझिए मेरे कहने का अर्थ क्या है। हमारे ये पुरखे पूर्वज, इन्होंने एक से एक रचनाएं दी जी। अभी तो इन्हीं के खजाने से हम लेते रहेंगे तो अभी बहुत सालों तक चलेगा, अगर पाठ्यक्रम को दे रहे हैं। पर उसके बाद भी तो बहुत से लोगों ने लिखा है। देखिए सर, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि आप कैलाश जी के योग्य पुत्र हैं। जब तक कैलाश गौतम जी को पूछते रहेंगे, जो जनवादी कविता का भला नहीं होगा, तो हमको उनसे आगे निकलने की, नहीं, आगे निकलने की बात नहीं है, सब अलग है। देखिए, मैंने कहा जैसे कैलाश जी की बात की तो आवाज अंदाज, देखिए मेरा ये शेर है, बीते कल को माने दे, हवा नहीं भी आने दे। जी, बीते कल को माने सम्मान दे, बीते कल को माने हवा नहीं भी आने दे। मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों का तो इतना है ही है, नहीं तो श्रेष्ठ है। और मैं तो वही तो कह रहा हूं, उसके बाद का भी बहुत श्रेष्ठ है। आप ले तो आओ, मैं तो खुद कह रहा हूं।
उसके बाद कविता लिखनी बंद हो गई। अच्छा देखिए, अगर ईश्वर की यही मंशा होती कि श्री राम जी पे वाल्मीकि बाबा या तुलसी बाबा की बात कोई नहीं लिखेगा, तो फिर कोई नहीं लिख पाता। इसका मतलब कि कविता में अभी कोई बहुत आगे जाने वाला आ सकता है। हाँ, पता नहीं हम तब होंगे, आप तब होंगे, नहीं होंगे, हमें नहीं मालूम। देखिए, कविता तो हमेशा संभावना की बात है भाई साहब, और कोई भी भविष्य संभावनाओं से भरा होता है। मैं राजेश जी, मेरे कहने का अर्थ है, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ यही बात बार बार कि इतने नए लोग लिख रहे हैं, उनको ले आओ। उन लोगों ने भी एक से एक अच्छा लिखा है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी की कोई कविता पुरानी भी चली, उसको आप छोड़ करके उसी की कोई दूसरी कविता लेते आओ ना भाई। हाँ। क्या दिनकर जी ने एक ही कविता लिखी थी? हाँ। तो अच्छा, इसका असर क्या होता है? दिनकर जी भी एक दो कविता तक सिमटा के लोग रख देते हैं। जयशंकर जी के साथ भी उनकी दूसरी रचनाएं भी तो लाना था। और सबसे बड़ी बात, आज के समय, आज के विषय, आज की जो विसंगतियां हैं, आज कितना विद्रूप बढ़ गया है, आज की समस्याएं क्या है, आज की चुनौती क्या है, आज का समाज क्या है, आज का चिंतन क्या है। आज मतलब मेरे कहने का मतलब कि आज भी उतनी अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। आज के लोग उसको नहीं मानेंगे, 50 साल बाद, 100 साल बाद के लोग कहेंगे कि अरे भाई 2025 में क्या क्या कविताएं लिखी गई। आज का आदमी नहीं मान रहा है, या आज के आलोचक नहीं माने। देखिए, दिक्कत क्या है, एक ही शहर में आप किसी से पूछेंगे कि अच्छा भाई, किसी कवि से पूछेंगे कि अच्छा और बताइए कौन कौन कवि है, तो थोड़ा सा चुप हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या हुआ, तो कहेगा और कोई दूसरा कवि समझ तो नहीं आ रहा। तो ये सब समझ रहे ना आप। तो आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, नए लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी को राम जी समझ में नहीं आए थे क्योंकि उसी समय के थे, तो उन्होंने राजा की तरह जो है वाल्मीकि रामायण लिख दिया, राजा मान के। और जब उसके हजारों साल के बाद जब तुलसीदास जी ने लिखा, एकदम ईश माना, उन्होंने ईश माना। तो देखिए, अब इसकी बात नहीं है, कभी कभी दुख होता है। देखो, दुख इस बात का होता है कि नहीं, आप जो कहना चाह रहे, मैं भी कह रहा हूं, उसको अंत बिंदु मत बनाए, वहां से प्रस्थान बिंदु लेना था। पिछले 40 साल में जो ये पिछला ब्रैकेट कवियों का था जो है, आप ले लें, और अगर जो है आप 2006 तक का ही इतिहास ले लें, तो 2006 के बाद कोई बड़ा कवि इस धरती से जब चला जाता है तो वैसा कभी आ ही नहीं पाता है। मतलब उतनी, हम कह रहे हैं ठीक है, भाषा अलग है, शैली अलग है, कहने का ढंग अलग है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी कविता में तो कोई भी ला सकता है। हो सकता है वो अच्छा ना भी पढ़ पाए तो भी ला सकता है। वो क्वालिटी आप पिछले जो है 20 साल का ले लें, 25 साल का ले लें, और कुछ लोगों को साथ में लेते हुए जो लोग थे, मुझे लगता है कि 40 सालों में कुछ नाम छोड़ दीजिए, लेकिन खलता इसलिए तब ढेर सारे नाम उसकी वजह तब ढेर सारे नाम थे और सभी का स्टैंडर्ड तकरीबन एक जैसा नहीं, ऐसा नहीं है अभी भी। देखिए, एक तो संवादहीनता बहुत है, मैंने पहले ही कहा, जो एक सो कॉल्ड मुख्य धारा है और एक मंच को मान लिया गया। मंच के पास छंद है सामान्यतः, मंच के पास प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, मंच के पास और भी बहुत कुछ है। इधर उन लोगों का मानना है कि भाई प्रतिष्ठा तो हमारे पास है, श्री तो हमारे पास है, हिंदी साहित्य को लेकर के वाद विवाद संवाद जी, इन सब में तो हमको ही पूछा जाता है, हमारी बात रखी जाती है। एक अलग सी संवादहीनता है, वो इनको नहीं सुनना चाह रहे हो, वो उनको नहीं जानते। अब जैसे मुझे नरेश सक्सेना जी बहुत पसंद है जी, लखनऊ के जो है भाई, कहने को लखनऊ के पूरी जान रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि हमारा मंच का व्यक्ति भी उधर नहीं पढ़ना जानना चाहता, एक बार उधर जाए। वैसे इन लोगों को भी चाहिए कि आएगी तो, अरे भाई देखिए, भारत क्या है ना, अगर कोई छंद में नहीं भी लिख रहा है तो लय जरूर होगी, लय तो प्रकृति में भी है। और भारत वह देश है जहां पर कि मतलब छंद के पूरे शास्त्र हैं। मतलब आप देखिए ना, दोहा देख लीजिए, चौपाई देख लीजिए, सोठा देख लीजिए, सब पारंपरिक छंद हैं। नहीं देखिए, कविताएं गीत सब हैं इसमें। हमारी कविताएं तो जो है, और खास तौर से अगर आप सनातन की बात आपने उठा दिया, तो हमारी जो एजुकेशन का जो है उद्गम ही श्रुतियों से हुआ। आप सुन के, श्रुति यानी सुनना, तो अब श्रुति के लिए गद्य तो याद नहीं कर पाएगा, सवाल ही नहीं। तो हमने प्रिजर्व करने के लिए, चाहे वेद है हमारे, तभी स्मृति पे तो आए। हमारे वेद जो है कहाँ के हैं, अपौरुषेय बिल्कुल कि किसी ने उसको लिखा नहीं, सुना। लेकिन देखिए बाद में क्या है ना,
उसे दस्तावेजीकरण किया गया एक तरह से। नहीं, स्मृतियां आई ना बाद में देखिए किया गया। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद, मनु, तमाम लोग, मतलब और भी फिर लिखा जाने लगा ग्रंथ की तरह, क्योंकि देखिए फिर उसको अक्षुण और आने वाली, देखिए जैसे हमें प्रकृति मिली, आज प्रकृति को हम खराब कर रहे हैं। प्रकृति उस संपत्ति की तरह जैसे माता पिता की, उसको आगे ले जाना होता है और उसको संरक्षित करना होता है और अक्षुण रखना होता है, तब ना आप कुछ करते हैं। तो उसको अक्षुण रखने के लिए फिर लिखित की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे पासवर्ड होता है, हाँ बिल्कुल, अभी आपके फोन का, कंप्यूटर का पासवर्ड होता है, जनरली लोग कहीं लिखता नहीं है, उसको याद रखता है। और जिस जमाने से हम लोग इतने जो है सबल थे, अपनी जो है संस्कृति में ले लें, चाहे अपनी भाषा को लिख करके ले लें, तो उस समय जो है श्रुतियों का एक ढंग से जो है सिस्टम था हमारे हिंदुस्तान में, मतलब सनातन धर्म में। तो श्रुतियाँ अगर याद करनी है, आपको कंठस्थ करनी है, तो उसको छंद में होना अनिवार्य था। आसान है नहीं, अगर छंद में नहीं है तो आप याद ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, जबान पे तभी चढ़ेगा, यहाँ दिल दिमाग में रहेगा। आप गद्य, क्योंकि छंद तो अगर आपने पहला कोई दोहा आपको याद नहीं, आपने पहली अर्धाली पढ़ ली, दूसरी पढ़ दी, तो तीसरा अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, और बनता है उसी तरह से। हाँ, और वो 13-11 जो है वो मातृक छंद है ना दोहा, वो अपने आप बनेगा। हाँ, खैर छंद तो कोई भी हो, आप ही दोहा लिखे रखे। नहीं, हम आप है, जैसे हम लोग किसी से कोई विशेष प्रशिक्षण लेने नहीं गए, कुछ माहौल मिला, कुछ सोचा, तो दोहा ही लिखेंगे तो अपने आप को उतने ही मीटर का बनेगा ही, उतने ही मात्रा का। हाँ, उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। और जब भी मात्रा से टूटेगा तो पहले हमको खुद बताएगा कि देखो एक बढ़ रहा है या घट रहा है। नहीं, हम वो तो खैर हम इसके खुद ही उदाहरण रहे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। मेरी पहली किताब छप गई दोहों की, तब उसके बाद हमको पता चला कि ये 13-11 है। अब बताइए। उसका भी बड़ा अद्भुत संयोग है। नहीं, ये छंद की शक्ति है। हाँ, ये छंद की शक्ति है, यही बताना चाह रहा हूँ जी। आपको पता नहीं है। देखिए कई बार होता है ना कि आपके पास नहीं पता है कि आपका कौन सा खजाना आपके हाथ में, लेकिन आप तब भी लोग कल्याण कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो कई बार उसका, देखिए कविता की एक बात कही गई थी, शायद ये मुक्ति बोध जी ने कही थी, आज्ञा जी ने, मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हूँ इस पे, लेकिन किसी ने कहा था कि कई बार ये भी होता है कि आवश्यक नहीं है कि हर कविता समझ में आए, उसके बावजूद कविता भी लोग कल्याण करती। जैसे एक उदाहरण दिया गया था कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खेतों में तमाम उपकरण की जरूरत पड़ती है। अब वो उपकरण से उसका बड़ा लाभ है, जहां 6 दिन लगता था वो आधे दिन में काम हो जा रहा, उपज बढ़ जा रही। अब किसान को इस बात से क्या लेना देना कि उसमें न्यूटन या आर्किमिडीज का कोई प्रिंसिपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो पुली कैसे वर्क कर रही है, अंदर का चक्कर कैसे फंक्शन कर रहा है, उससे क्या लेना देना, वो तो उस मशीन का है, उस मशीन से मतलब है। आप समझ गए ना। तो कविता ये काम भी करती है। कई बार वो समझ में नहीं आने के बावजूद वो बहुतों के लिए लोकहितार्थ तो तब भी होती है। एक्चुअल में कविता इतना काम करती है कि आज की पीढ़ी जो कविता से दूर हो रही है, तो वो सच पूछा जाए तो वो लोग के जीवन में बहुत कुछ घटने से बच जाएगा। हाँ, क्योंकि कविता कहीं न कहीं से संस्कार देती है। जो कहा था ना, आदमी बने रहने को मतलब रखती है, आदमी बनाए रखती है, भीतर की इंसान को जिंदा रखती है। और कवियों के साथ तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर लोग नहीं रचते तो कोशिश करें। जब आप कविता रचते हैं तो होता क्या है कि आप तो कविता रच रहे हैं, इतना ही सत्य नहीं है, कविता भी आपको रचती है। कविता भी आपको रचती रहती है। उस समय का भाव भी दूसरा होता है। जी, और कहीं और उस समय शायद आप होते भी नहीं होते। हाँ भाई, किसी समय हम दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, लेकिन वाकई वो सर्जना का वक्त है। हाँ, तो और सर्जक कौन है? ईश्वर। आप समझिए भाई, कवि का दर्जा बहुत है। वो तो देखिए, वो बहुत साधारण भाषा में कहें तो भगवान के स्टोनो होते हैं कवि लोग। बिल्कुल, भगवान के निजी सचिव, उन्होंने बोला, डिक्टेशन दिया, अगर वो कृपा नहीं हो तो आप नहीं लिख। देखिए कला और साहित्य वगैरह ऐसी चीज है, हम बांसुरी नहीं बजा पाते, हम हारमोनियम नहीं बजा पाते, सितार नहीं बजा पाते, पेंटिंग नहीं कर पाते, वो तो छोड़िए साहब। कुछ कवि हैं जो छंद में नहीं ले सकते, कुछ जो छंद वाले हैं वो छंद मुक्त होकर नहीं ले सकते, कुछ लोग जो इतने दोहे लिख रहे हैं, इतनी गजल लिख रहे हैं, एक छोटी कहानी नहीं ले सकते, एक उपन्यास नहीं ले सकते। तो वहीं उपन्यास और कहानी लिखने वाले एक पंक्ति देख मुझे याद आ गया, श्रद्धेय कीर्तिशेष अमरकांत जी को
जी। जब ज्ञानपीठ मिला था तो मुझे याद है मेरी एक किताब आई थी आदम कद बौने, और एक और किताब आ गई थी चांद सुलगता है। तो एक दो पहले भी ले गया था, तो लेके पहुंचा था, बातचीत हो रही थी। इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के स्वामी अमरकांत जी थे, और उनके पुत्र बिंदु भैया जो है, तो मैं उनके घर पहुंचा था, उनके आवास। तो मैंने उनको एक दो दोहा और एक दो गीत सुना, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और उनके साथ तीन चार आयोजनों में मुझे जाने का भी सौभाग्य मिला। इतने विनम्रता तो कहते कि अरे हम तो अभी तक 2 लाइन छंद की मतलब या दोहा या गीत नहीं लिख पाए। अब देखिए बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा, लेकिन यही देखिए कमाल है ना, इतना बड़ा साहित्यकार, ज्ञानपीठ भी उन्हें मिला, इतनी कहानियां, इतने उपन्यास लिखे, लेकिन इधर देखिए तो छंद में या गीत में उन्होंने नहीं लिखा। कहने का अर्थ मेरे ये है कि ये बहुत विशिष्ट बात है। यही नहीं राजेश जी, कई बार तो ये भी होता है कि अगर आप जैसे आप व्यंग लिख रहे हैं तो व्यंग को छोड़ दूसरा आपके जहन में आ ही नहीं रहा, आएगा ही नहीं, है ना। हम गलत तो नहीं कह रहे। वही वाली बात है कि जो आवृत गेंद फेंकता है उसे कह दो सीधी फेंक दो तो फेंक ही नहीं पाएगा, उसकी गेंद कट ही जाएगी, रैंडमली भले चली जाए, वो कभी भगवान की मर्जी से चला जाएगा, लेकिन उससे कह दो फेंक दे तो वो नहीं फेंक सकता, ये तय है। वही कृपा। अब सोचिए बड़े बड़े इंजीनियर लोग, हम लोग को एक गणित का फार्मूला नहीं समझ में आता, और बड़े बड़े देश में NITs IITs विश्वविद्यालय में हम लोग का जाना होता है, बड़े बड़े संस्थानों में देश दुनिया में। अब हम वही सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े ये लोग डॉक्टर्स इंजीनियर इन संस्थानों में लोग आ रहे, वो लोग ऐसे मतलब वो लोग कहते हैं सर हम 2 लाइन नहीं लिख पाते, वो बेचारे एकदम वो ऐसा नहीं नहीं, अब लोग लिख रहे हैं, वो नहीं कह रहा हूं, मैं पॉइंट दे रहा हूं कि देखिए जिसको नहीं दी गई वो तासीर, जिस पर नहीं उतरा उसके लिए वो भाई हमारे लिए गणित का एक फार्मूला ही हमारे पसीना छोड़ा देगा। तो उसी तरह जिसके बीच में बाकी तो आज इंजीनियर लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो मुद्दा नहीं। मैं भी तो कानून का प्रोफेसर हूं, लेकिन कविता कर ही रहा हूं, तो ये तो ईश्वर की कृपा है। तो ये देखिए हमारा जो बेसिक कंसर्न था, हम लोग कहीं न कहीं भटक गए, लेकिन ये अपना पॉडकास्ट है, मन की बातें हैं ये, तो वो संदर्भित चर्चा हो गई, संदर्भित चर्चा हो गई, लेकिन कुछ इन जनरल कविता के लिए और कहानियों के लिए भी, इवन आप देखिए कि कितने जबरदस्त निबंध आते थे। निबंध प्रैक्टिस में होता था ना, प्रैक्टिस में होता था, और बालकृष्ण भट्ट जी को हम लोगों ने पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ा, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा। मतलब देखो ये स्वीकार हम लोग करें या ना करें, हम लोग उस स्तर से लगातार नीचे आ रहे हैं, जबकि होना तो ये था कि हम उस स्तर को प्राप्त करें और उस स्तर से आगे जाएं। आज जो है प्रेमचंद की मृत्यु के इतने साल हो गए, प्रेमचंद जी की, आप ये देखिए कि कोई भी बड़ा कहानी, बीच में हम लोग जब बचपन में शशि प्रभा शास्त्री जी को पढ़ा हम लोगों ने, और मनोहर श्याम जोशी जी को पढ़ा, और हिमांशु जोशी जी को पढ़ा, लेकिन अब आप अगर हिंदी की कहानियाँ ले लें, शिवानी का समय था, अब ले लें, तो ऐसा उल्लेखनीय नाम जो है अगर आप देखेंगे तो वो 1-2 नाम मिलेंगे। जिस तरह से बंच का बंच आता था उस समय, मतलब कोई भी कवि या कोई भी लेखक एक दूसरे से कम नहीं था। हाँ, प्रतिस्पर्धा अच्छा काम करने की होती थी और सबका अपना अपना स्थान था। आज वो चीज लुप्त प्राय है, और बहुत से बौने साहित्यकार और बड़ी बड़ी पदवी और बड़े बड़े जो है वो दे रहे हैं। तो कमलेश्वर जी के बाद ही आप देख लीजिए, कमलेश्वर जी के आसपास ठहरने वाला कोई नहीं आया, धर्मवीर भारती जी के आसपास कोई नहीं आया, वीर रस बहुत लिखा जा रहा है। आप बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बाद और श्याम नारायण पांडे जी के बाद ऐसा दिनकर जी भी रहे, कौन ऐसा कवि है जिसकी लाइनें आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, उसके जीवन के बाद उसकी कविता चल पाएगी? हाँ, ये थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं जी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अपने मंचों के भी अनुभव से कह रहा हूँ,
हो सकता है अभी वो दो चीज़ हो सकती है राजेश भाई, हो सकता है आप उन लोगों तक नहीं पहुंचे या उनकी कविताएं आप तक नहीं पहुंची, पर मैं बड़े भरोसे से कह रहा हूँ बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, नए लोग भी बहुत अच्छा लिख नहीं, रहे हैं। नई पौध जो आई वो आश्वस्त तो है ना, मैं देश भर की बात कर रहा हूँ कि नए लोग भी अच्छा लिख रहे हैं। थोड़ा सा जो मुझे समझ में आता है कि वो जल्दबाजी वाला मामला थोड़ा है, क्योंकि देखिए अब वो धैर्य की बात की जाती है तो ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते, वो समझते हैं कि दिन में अपना सब चूड़ चूड़ा कसे और कुर्ता कोटी सिलवा लिए और स्टाइल, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बहुत पढ़ना पड़ता है, आप अध्ययन करते हैं, जब आप अध्ययन करते हैं तब आप कहीं संरक्षित कुछ करते हैं, जब संरक्षित करते हैं तब उसका विश्लेषण करते हैं, मंथन करते हैं, फिर कहीं जाके निकलता है। लिखने की इतनी जल्दीबाजी है कि कुछ भी 4 लाइन लिखा तो हमें लगा हो गया, तुकांत मिल गया, मीटर बन गया, चलो पढ़ दो। अब उसमें क्या है कि फिर वो उस समय के लिए हो सकता है तात्कालिक थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन वो फिर जहन में नहीं बैठेगा किसी को। जबकि एक लेखक को अपनी लेखनी के लिए बहुत क्रूएल होना चाहिए, वो पहले देखे जब एकदम संतुष्ट न हो जाए कि नहीं अब ये बन पाई है कुछ, नहीं तो अपने भी लिखे पे अगर सम्मोहित हो जा रहा है, आत्ममुग्ध हो जा रहा है, तो ये आत्ममुग्धता का भी दौर है। मतलब एडिटिंग अपने आप को अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से एडिट करते रहना चाहिए। भाई अपनी एक फील होती है, लेकिन जल्दबाजी है कि सम्मेलन पढ़ना है जी, तो हो गई है 4 पंक्ति, अब वो तात्कालिकता हुई, घटना हुई हो, उस घटनाओं को आप ले आइए। सम्मेलन के साथ भी एक बड़ी भारी समस्या आ गई है। जैसे आप सम्मेलन में जाते होंगे, आपके 2-4-6 गीत हिट हो गए, तो आपको उसके अलावा पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप स्वयं अपने आप को मौका नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, जैसे हम लोग जाते हैं तो कहेंगे ये वही पुराना रिपीट ये करो। मुक्तक सुनाइए, ये गीत। आप विश्वास करिए इतना कुछ लिखा पड़ा है, मेरी अभी 12 किताबें हो चुकी साहित्य में, 4 और सबके यार ईश्वर की कृपा से, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ प्रयोग करके 1-2 1-2 मुक्तक तो नया सुना ही दूं, नहीं तो सामान्यतः वो वाला सुनाइए, वो वाला सुनाइए, वो वाला सुनाइए, या ये गीत सुनाइए। और ये कमोबेश हर उस कवि के साथ होता है जिसकी जो रचनाएं लोगों के बीच लोकप्रिय है। सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं सबकी बात। अब जैसे हमारे 20,000 से ऊपर के दोहे हैं, लेकिन बिटिया से आगे का नंबर ही नहीं आता कभी भी। कहते हैं कभी कहेंगे नंगे तार सुनाइए, कहेंगे धूप सुनाइए, कभी वो जो भ्रूण हत्या का आप कैसे। देखिए यहाँ पे राजेश भाई आप समझिए जरा, इसमें आपका बस नहीं है। कुछ बार आप लिखेंगे तो आपको लगा अरे हमने क्या लिख दिया, पता चला वो बहुत एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, और कुछ आपने लगा कि अरे कि तो कुछ बात नहीं, बड़ी साधारण चीज कही, वो इतना सर्वग्राही हो गई कि वही सबके दिलो दिमाग पे चढ़ गई। इसमें हमारा आपका कोई मतलब वो एक तो समय भी कम रहता है, और समय कम रहता है और लोग नहीं चाहते कि कुछ जो है नए के चक्कर में टाइम वेस्ट करो, क्योंकि ये चढ़ते देखिए मंच क्या है ना, संवाद का माध्यम वो परफॉर्मेंस का है जी। इसीलिए कहा जाता है कि हो सकता है साहित्यिक दृष्टि से या तथ्य या उस गुनावट या उस तत्व की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर कविता हो, लेकिन अगर उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो मंच पे बहुत तेज चल जाती है। हाँ, वो और आप बहुत अच्छा लिख के अगर प्रस्तुतिकरण नहीं है तो मंच पे आप, क्योंकि मंच संवाद का माध्यम है, उनको लेखक नहीं चाहिए, उनको वैसा कवि चाहिए जो संवाद कर सके, जो उनके साथ हो ले, मतलब वो थोड़ा हल्का लिखे लेकिन उसके अंदर संवाद और परफॉर्म करने की क्षमता। प्रदर्शन एक तरह से प्रदर्शनकारी कला हो गई है, वो दृश्य श्रव्य हो गया है, दृश्य श्रव्य, उसके एक्शन जाते हैं, वो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन जाता है। अब देखिए उसी तरह से पढ़ा जाता है, आरोह अवरोह होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उनको लेखक नहीं चाहिए, उसके लिए फिर अखबार है, मैगजीन है, थोड़ा सा सिंगर चाहिए, थोड़ा सा एक्टर चाहिए, थोड़ा सा बतरस का भी अपना जो है एक बात तो है, क्योंकि आप जो है जो आपके पिछला वाला जो कवि गया है तो उसका जो है जो दिमाग पे चढ़ा हुआ पहले उसको साफ करना है, फिर आपको अपने कविता के ओर लेके जाना है। जैसे फिल्मों में होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक काम करता है यही। खैर ये तो प्रश्न है, और इन प्रश्न पर बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग करेंगे भी, क्योंकि ये करीब करीब जो भी हमारा कवि मित्र मिलता है कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे, एक चर्चा कहीं न कहीं से हो ही जाती है आपस में कवियों के, लेकिन ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रहा है। और बेमानी इसलिए भी है ये बात कि प्रेमचंद अपने से पैदा नहीं हुए थे, अपने से लिखे नहीं थे,
एक कोइंसिडेंस है कि उनके समय ही जयशंकर प्रसाद जी हो गए, उनके समय में एक इरा था। उस इरा में जो इतने बड़े बड़े कवियों को कुछ कुछ जो है दिन दिन बाद आना चाहिए था, ब्लेस्ड एरा था साहित्य की दृष्टि ब्लेस्ड से। इरा था। बिल्कुल। तो इसमें हम आज के कवियों की कोई गलती नहीं है। ब्लेस्ड इरा अभी खत्म हो चुका है और दोबारा से फिर आएगा, क्योंकि हाँ। सर्किल है ये। जो अब वो धन्य था समय, तो फिर धन्य आएगा, फिर धन्य समय मूर्धन्य आएगा। लोग आएंगे और समय धन्य आएगा। समय धन्य मैं मेरा एक आएगा। दोहा है, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। अच्छा, एक यहाँ तुलसी सूर कबीर प्रतीक में है। प्रतीक में है और उन्हीं के प्रतीक है जिनके नाम हाँ, लेके बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, कह रहे हैं कि वैसा कोई क्यों नहीं बन रहा है। बिल्कुल। अभी एक समय चल रहा है और दृश्य श्रव्य तो है ही है काव्य, और काव्य का सिर्फ कानों के लिए महत्व नहीं है, उसको देखा भी जाना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे श्लेष जी मंचों पे तो दिखते ही हैं। अब जिसके पास मंच पे जाने का समय नहीं हो, वो इनको टेलीविज़न पे भी आप कुछ भी देखने की कोशिश करिए और रिमोट इधर उधर हो जाएगा तो श्लेष भाई दिख जाएंगे अपने आप। तो श्लेष जी मंच पे श्रृंगार नहीं है, मंच पे वीर रस नहीं है। खास तौर से कवि सम्मेलन होते हैं तो होते हैं, लेकिन जो मंचीय कविता है, खास तौर से नेताजी लपेटे में और इस तरह के जो है जो मंच है और लोकप्रिय मंच है वो, तो इसमें जो है पॉलिटिक्स ज़्यादा डिस्कस होती है नॉर्मली। एक मैंने दोहा कहा था, संसद में कुछ आईने, हाँ। संसद में कुछ आईने लगवा दे सरकार। अच्छा। संसद में कुछ आईने लगवा दे सरकार और दरबारी खुद देख लें अपना ही व्यवहार। ठीक। तो आप लोग तो दरबारियों को सामने बिठाल के उनका व्यवहार दिखाते हैं, और अभी बिहार का समय आ रहा है चुनाव का, हाँ हाँ। तो बिहार में ऐसी बारातें जाती हैं, ऐसी बारातें होती है बारात में, तो ऐसी टॉपिक आपने ले लिया कि देखिए मैं बताऊं राजेश जी, अगर हाँ। आप कहना चाहते हैं, हम लोग लपेटे में नेताजी में मैं पिछले 4 वर्षों से जा रहा हूँ। जी न्यूज 18 का बहुत बड़ा लोकप्रिय, बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम, लेकिन वो न्यूज चैनल है। हाँ। वो कोई साहित्य का चैनल नहीं है। नहीं फिर भी कविता के फॉर्मेट के साथ वो क्या है कि सप्ताह भर की जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं देश की, उनको लक्षित करके एक सादा जबान में, आम जबान में, उसमें कविता के फॉर्मेट में लोग अपनी बात कहते हैं और कुछ पैरोडी के माध्यम से कहते हैं। ठीक है। और 2 पक्ष होता है, एक बार हम सरकार को लपेटते हैं और एक बार हम विपक्ष को लपेटते हैं। अभी आप जैसे बिहार चुनाव और बारात कह रहे थे, तो आप करीब पिछले 20-22 साल बिहार का देखें, और अभी भी बिहार में बातें क्या होती हैं कि ये पक्ष भी नीतीश जी को चाहता है, इधर आ जाए, वो जिधर जाते हैं वो होता है। इसी पे 4 पंक्तियां हुई थी राजेश भाई। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए, ये बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, मैं फिर कह रहा हूँ, ये समसामयिक घटनाओं को केंद्रित करके इस पे बात होती है। इसके ऊपर हम तो इस पे कोई बृहद साहित्य की बात नहीं है, साहित्य चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, खबर। तो ये 4 पंक्तियां सुन लिया, क्योंकि ये खबर की है तरह है। जैसे बिहार चुनाव है तो एक आम जबान में जो सीधे लोगों तक पहुंचता है। अच्छा, राजनीतिक दल इसलिए पसंद करते हैं कि उनको अपने अपने मतलब की चीज मिलती। सुने, अच्छे बुरे को तौल दें वो तुला हम ही हैं। देखिए, अच्छे बुरे को तौल दें वो तुला हम ही हैं, ईंधन विकास के हैं आग चूल्हा हम ही हैं। अच्छे बुरे को तौल दें वो तुला हम ही हैं, ईंधन विकास के हैं आग चूल्हा हम ही हैं। करते रहे विपक्षी जो करना है हमको क्या, करते रहे विपक्षी जो करना है हमको क्या, बाराती बदलते रहेंगे दूल्हा हम ही हैं, बाराती बदलते रहें दूल्हा हम ही हैं। तो आप इशारा समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है। नीतीश कुमार जी हैं सीधे सीधे हाँ, दूल्हा। हाँ। और जैसे होता है कि यही आजकल इंटरनेशनल संदर्भों में भी हो गया है। अब मोदी जी ऐसी क्वीन हैं कि उनको तुर्क का पत्ता भी अपनी ओर जो है
घसीट रहा है और बंद आंखों वाले जो है। इस पर बड़ा अच्छा है, मैंने एक नोट लिखा था, ये बहुत सरल हास्य व्यंग की बात है कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कोई एक चित्र आया था जिसमें 2-3 पक्षी अगल बगल में बैठे थे। तो मैंने एक नोट लिखा था उस समय कि जितना अपोजिशन है वो कह रहा कि 2-3 तो पक्षी बैठा लिए, एक आध विपक्षी भी बैठा लेते बगल में। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक सहज सरस हास्य व्यंग, और वो हमारे तासीर में। वो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे नीतीश जी महागठबंधन जीते तो भी दूल्हे, एनडीए जीते तो भी दूल्हे। अब यही हो रहा है इसके अंदर कि जो भी जीतता है, जैसे तुर्प के पत्ता, मतलब अंग्रेजी में ट्रंप साहब को ऐसा जो है गुमान हो गया था कि मोदी जी तो एकदम मेरे हो गए। अब ट्रंप साहब थोड़े से जो है नाराजगी हुई और मोदी जी जो है छिटक के पहुंच गए चाइना। अब चाइना वाले ऐसा गले लगा के घूम रहे हैं। अब असली प्रेम मोदी जी का तो रूस से है, ये दोनों नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो गले लगाए घूम रहे हैं। जैसे ही चाइना गए और पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी जी अपने उधर से आई लव यू वाला मैसेज शुरू हो गया। तो तुम हमें चाहो न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वही मुश्किल हो रही है ट्रंप जी के साथ। और थोड़ा सा अनुभव आप बताइए हमको कि किसी ऐसे कवि के साथ जिनके साथ आप लोग लगातार टूर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कोई खट्टा मीठा अनुभव हुआ हो तो बताइए। नहीं, खट्टे मीठे तो अनुभव बहुत हुए हैं, मतलब एक दो नहीं, लगभग देश के सभी कवियों के साथ, जो हमारे बहुत सब जिनका नाम लूँ, जो भी है, जितने भी बड़े हैं अग्रज हैं, सभी के साथ मंच पर, चैनल पर और अलग अलग महोत्सव में काय पाठ करने का अवसर मिला, उनको संचालित करने का अवसर मिला, उनके संचालन में पढ़ने का अवसर मिला, उनके साथ यात्राएं इतनी की, और जिसमें मैं नीरज दादा, डॉक्टर राहत इंदौरी, वसीम साहब, आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास भैया, और उधर शैलेश लोढ़ा भैया, जिनके चैनल की शूट पे भी न जाने कितने शूट्स किए, बहुत खूब के लिए, वाह वाह क्या बात है के लिए, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें। और मतलब देश की जो भी कवि कवित्री हैं, हाँ जितने भी हैं, मैं कह सकता हूँ जो अभी भी हैं, बुद्धनाथ मिश्र जी जैसे आपने नाम लिया, सोम ठाकुर जी, पुराने लोग में डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी। नहीं, मेरा आशय ये नहीं था। मेरा आशय ये था कि कोई मजेदार घटना अगर किसी के साथ घटनाएं तो बड़ी, मतलब कि वैसे तो एक से एक घटनाएं हैं। अब तुरंत अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं जरूर आपको सुनाता हूँ। मतलब संस्मरण है, बड़े अलग अलग तरह के संस्मरण हैं कि जिसमें इतना नेटवर्क नहीं चल रहा था, मोबाइल फोन होना गया, लेकिन उसमें भी मोबाइल आज से 15-20 साल पहले भी सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था उस तरह से। तो ऐसा भी हुआ है। उस समय भी चिट्ठी उठी चल जाती थी, हालांकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था, लेकिन जा करके वहां पता चला कि भैया आयोजन कैंसिल हो गया, आयोजन अभी चल ही रहा है, तब तक पता चला कि संयोजक गायब हो गया। ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, मतलब एक दो नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं। ट्रेनों का आपको सिलसिला बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, बात करने में मशगूल हैं, और अप और डाउन आप समझ रहे हैं। जैसे अगर बनारस से इलाहाबाद की ट्रेन है तो एक ट्रेन बनारस से दिल्ली है तो एक ट्रेन दिल्ली से बनारस जा रही, सेम ट्रेन ही। कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि लगभग आगे पीछे वो गुजर रही हैं। इधर पकड़ना था तो उधर बैठ गए हैं और बातचीत कर रहे हैं। जब कुछ निकल गया तो उसके बाद देखिए कि ये कैसे आ गया। तो ऐसा भी हुआ क्योंकि आपस में बात करने में हम लोग मशगूल हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, तुरंत में नहीं आ रही इस तरह से घटनाएं। ये जो चैनल है जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, जी, तो वो इस तरह का चैनल है कि अभी आपको कुछ याद नहीं आए? नहीं याद है। जैसे सुनिए, तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, एहसान कुरैशी जी हैं, जो बॉम्बे वाले। हाँ, बॉम्बे वाले। पहले वो कविता ही करते थे, फिर लाफ्टर में गए। अभी भी वो कवि हैं, मंच पे आते हैं, अपना पढ़ाते हैं। हम लोग सिलीगुड़ी में थे, दैनिक जागरण का कवि सम्मेलन था, और भी लोग थे, लेकिन मुझे खास तौर से उनका याद है, एहसान जी का। तो
इतनी जोरदार बारिश हुई, इतनी जोरदार बारिश, और हम लोग को लौटना था, ठीक, लेकिन क्या ही कहा जाए, इतनी जोरदार बारिश हुई और उसी में कोई आंदोलन चल रहा था संभवतः, ये जो आ गया था जो सेना में जो एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती और ये सारा था ना, अग्निवीर का। अब समझिए तो उधर बारिश आ गई तो बाढ़ आ रही थी जी। इधर ट्रेनों को पटना और बिहार साइड में आग लगाया जा रहा था ये वो, और हम लोग को निकलना था। तो कहाँ हम लोग इतनी जल्दी में थे कि जाना है जाना है जाना है, लेकिन अब जो प्रभु की मर्जी होती है, हम लोग 2 दिन तक पूरे लगभग फंसे थे, 1.5 दिन तक, तो कोई काम नहीं था हम लोगों के पास, सिर्फ खाते पीते थे और एक दूसरे को कविता सुनाते थे। क्यों? क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां से निकलने की भी स्थिति नहीं थी। और कहा तो जिसमें कविता पढ़ रहे थे तो उसी समय था कि हमको उस समय ये पकड़नी है, फिर वहां से राजधानी पकड़नी है, तो हमें सुबह की फ्लाइट लेनी है। तो देखिए वही है वही जो राम रखी रखा, कहने का हा नीला जीवन मरण जब सब जल्दी। तो 1.5-2 दिन हम लोग एक दूसरे को सिर्फ कविता सुनाते और खाते पीते रह गए, तब जाकर के वहां से निकलना हुआ था। और हम लोग के पास मतलब मैं क्या कहूं, एक दूसरे को देख देख के इतनी कविताएं सुना करके लग रहा था कि अब क्या ही बचा रह जाएगा। एहसान कुरैशी साहब के ऊपर प्रकृति की दया हो गई थी, दुबले पतले थे, सिलीगुड़ी की बढ़िया हवा खाना उनके भाग्य में लिखा था। बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत खुशी विनम्र व्यक्ति हैं। इसीलिए प्रकृति ने उनको रोक लिया सिलीगुड़ी में। खैर अभी हमारे साथ श्लेष जी हैं और श्लेष जी से हम लोग पार्टिकुलर हिंदी पखवाड़े के संदर्भ में कुछ बात नहीं कर पाए, वो हम लोग किसी दूसरे पॉडकास्ट में कवर करेंगे। 4 पंक्तियां लेकिन कहिए तो सुना दूं। नहीं, किसी दूसरे पॉडकास्ट में कवर करेंगे उसको। अभी मैं ये चाहता हूं कि श्लेष जी अपने एक गीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। एक गीत है जो कि कहिए तो इलाहाबाद को संदर्भित है, वो सुना दूं, जिसमें पूरा इलाहाबाद आपको दिख जाएगा, लेकिन है युवा मन का गीत। प्रेम दिखाइए, वो इलाहाबाद से संदर्भित हो या मुंबई से संदर्भित हो। तो फिर ठीक है, प्रेम का तो एक मेरा दिसंबर गीत है। हाँ, दिसंबर गीत आने वाला भी है, दिसंबर आने वाला भी है और आपको अच्छा लगता है। ये भी सुधियों का गीत है, स्मृतियों का गीत है। किसी समय को बुना गया जब, तो सुने युवा मन का गीत। वैसे तो प्रेम का कोई दिन महीना नहीं होता, लेकिन इस गीत ने एक बड़ी व्यापक पहचान दी, स्वीकारता दी, ईश्वर की कृपा और आप सब चाहने सुनने वालों की कृपा। सुने राजेश भाई जी। याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में, याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नरम अंगीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नरम अंगीठी, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और एक हम लोग का समय जो हम लोगों ने जिया, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना,
इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, क्या बात। जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और राजेश भाई उस युवा मन की 4 पंक्तियां और सुन ले, हम सब उससे गुजरे कि चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और आखिरी पंक्ति, हम संगम में है जहां नदियां संस्कृति मिलती है, लेकिन प्रेम के हिस्से में बिछो आता है, तब मैं कहता हूं आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे। क्या बात है, क्या बात है। आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे, लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ मिली थी 2 नदियाँ हम दोनों जुदा हुए थे, वही जगह है, और जुदा उदा होंगे नहीं, हाँ क्योंकि फिर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। हम लोग एक नए पॉडकास्ट में, हमारे श्लेष जी ही रहेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारे शब्द रंग डिजिटल के पास FX3 कैमरा है, हमारे पास अपना स्टूडियो है, हमारे पास रेड कैमरा है, और सारे GM1 लेंसेज हैं, पूरा वेल इक्विप्ड है। तो आप लोग पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो लीजिए हमसे किराए पे, आप कैमरा लीजिए हमसे किराए पे फिल्म शूट के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।